जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSCN CG व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हो जो कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। तो इस वीडियो में देखने वाले दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो का है वो मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बोलते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फरुखुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवन रेड्डी, ज्ञानी जेएल सिंह। तो यहाँ पर किसका है दोस्तों, कौन से राष्ट्रपति बने थे जिसके जो है ना सर्वोच्च न्यायालय है उनके ऊपर केस दर्ज किया दिया था और वहां पर वो कटघरे में उनको बुलाया गया था, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है, वीवी गिरी है, क्योंकि देश के चौथे प्रधानमंत्री थे। ये थे चौथे राष्ट्रपति, है ना, चौथे राष्ट्रपति थे, ये चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। इनके ऊपर है जो राष्ट्रपति चुनाव का विवाद चल रहा था, लेकर मुकदमा कर दिया गया था। साथ में राष्ट्रपति बनने के बाद भी ये क्या कहते कटघरे में गवाही देने गए थे, जिसके बाद जैसे इनको पता चला उसके बाद कोर्ट ने मामला है उसको खारिज कर दिया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, संसद का अधिवेशन बुलाना, किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना, राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, किसी विधेयक को रोक कर रखना, किसी विधेयक को संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना और किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु करना। तो यहाँ पर है वो शक्तियां है वो दिया गया है जो राष्ट्रपति की जो स्वविवेक शक्तियां होता है दोस्तों, है ना, उसमें आपका आ जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से जो उनकी शक्ति है, 3 ऑप्शन है वो दिख रहा है यहाँ पर। तो पहला हो जाएगा आपका जो तीसरा है ये वाला, है ना, किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना। अगर कोई भी अगर परेशानी हो जाता है, आपत्ति लगता है राष्ट्रपति को, तो संसद के पास वापस भेज सकता है। उसके बाद आपके बाद ये वाला 6वां नंबर लाइन है, किसी विधेयक को रोककर रखने की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है ना। उसके बाद 7वां नंबर का है, किसी विधेयक से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से क्या कर सकता है, वो पूछताछ है वो कर सकता है। उसके बाद आपका जो 8वां नंबर का है ना, ये किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनः विचार हेतु ये कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपको ऑप्शन ए है, ये वाला 3, 6, 7 और 8, है ना, वो इनकी जो शक्तियां हैं। लेकिन आपका बहुमत दल किसी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त, ये उनके पास ये शक्ति नहीं होती है। सांसद का अधिवेशन बुलाना, ये उनके पास शक्तियां नहीं होती है ना। साथ में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए अधिकार उनके पास नहीं रहता है। 5वां भी है, ये भी गलत है, राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना। तो राज्यपाल कोई है वो राष्ट्रपति को विधेयक है वो नहीं भेज सकता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर 3रा नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? राष्ट्रपति लोकसभा को संबोधित एवं संदेश भेज सकते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा को संबोधित एवं संदेश भेज सकते हैं, राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित एवं संदेश भेज सकते हैं, और ऑप्शन डी, राष्ट्रपति किसी एक सदन को संबोधित एवं संदेश भेज नहीं सकता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सही नहीं है वो वाला है आपको ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति किसी एक सदन को संबोधित एवं संदेश भेज नहीं सकते, तो ये वाला गलत हो जाएगा। और ए, बी, सी ये तीनों है वो क्या हो सकते हैं, सही है, क्योंकि लोकसभा को संबोधित करेगा और उसको संदेश भेजता है, राज्यसभा को संबोधित करता है और उसको एक संदेश है वो भेज देता है, और दोनों सदन है उसको संबोधित करेगा और उसको संदेश है वो भेज देता है। ये फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम हुआ था 2017 में, उसमें यह प्रश्न को पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित
नहीं है। तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति के पास शक्ति होता है दोस्तों क्षमा करने के, जो अनुच्छेद आपका 72 है ना, संविधान के अनुच्छेद 72 में इनको क्या दे, राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति होती है इसके पास, है ना। तो उसमें क्षमा दिए गए, तो ऑप्शन है तो क्या है, क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन, रोक और निरंतरता। तो यहाँ पर इसका जो है तो क्या है, इसके सम्मिलित है जो शक्ति है वो सम्मिलित है, वो क्या क्या चीज है, तो इनके पास होता है क्षमा करने की शक्ति होता है। अगर किसी भी व्यक्ति है उसको दंड दे दिया गया हो या फिर बंदीकरण, दोनों अवस्था में, तो उसको हटा दे सकते हैं और दोषी की जो दंड है और है उसको कम करके उसको क्षमा करने की शक्ति यहाँ पर होती है। लघुकरण करने की शक्ति होती है दोस्तों, अगर दंड के स्वरूप उसको बदलकर कम करना है ना, जैसे लंबे टाइम के लिए दे दिया गया है 7 साल 8 साल की सजा है उसको, तो उसको कम कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर इसका परिहार है, उनका भी यहाँ पर परिहार का अर्थ होता है कि इसमें दंड की प्रकृति को परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर देना। मतलब मान लो यहाँ पर जो कठोर सजा दिया गया है फिर नरम सजा दिया गया, तो उसको जिस अवस्था में उसको सजा दिया गया उसकी अवधि को कम कर देगा, और जो प्रावधान है कठोर सजा है तो उसको कठोर सजा ही रहेगा, है ना। उसके बाद है आपका विराम। विराम है तो इसमें भी क्या, किसी विशेष इस परिस्थिति में किसी दोषी को दिए गए दंड के पालन करने से रोकने की क्षमता होती है, उसको रोकने की यहाँ पर विराम करने की शक्ति है वो होती है। और अगला है प्रविलंबन, है ना। प्रविलंबन है तो दोषी व्यक्ति है कि क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप में परिवर्तन याचना के लिए समय देने की शक्ति होती है उसके पास, और किसी दंड विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी जो क्या है निलंबन है वो कर सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो आपका ऑप्शन है ना, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इतना सारा चीज है उसमें, ये जो राष्ट्रपति है उनके पास क्षमा करने की शक्ति होती है ना। तो इसमें जो क्या सम्मिलित नहीं है, तो जो सम्मिलित नहीं है उनको देखिए, तो जो सम्मिलित नहीं है वो रोक लगाना और निरंतरता है यहाँ पर, है ना। रोक लगाने की शक्ति है और निरंतरता ये दोनों नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नहीं है। तो इसमें जो इनके पास शक्ति है वो नहीं आए। बाकी क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन ये सब उनके पास शक्तियां होती है अनुच्छेद 72 के तहत। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, किसी विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है। तो कोई भी विधेयक अगर प्रस्तुत किया गया, मतलब बिल प्रस्तुत किया गया है राष्ट्रपति के समक्ष में, तो इनकार किस अवस्था में करेगा दोस्तों यहाँ पर, तो आपका जो देखिए सर ऑप्शन दिया है उसमें संविधान संशोधन विधेयक में रोक लगा सकते हैं, धन विधेयक में इनकार कर सकते हैं, या फिर वित्त विधेयक में, या फिर सरकारी विधेयक में, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जो वित्त विधेयक है उसमें ये हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है, और सरकारी विधेयक अगर कोई भी सरकारी विधेयक है ना, तो उसमें ये इनकार कर सकता है। लेकिन ये अगर संविधान संशोधन या फिर धन विधेयक तो इसमें ये वो इनकार नहीं करता है। सिर्फ वित्त विधेयक और आपका सरकारी विधेयक उसमें रोक लगा इनकार कर सकता है। तो ये आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जेबी निषेधाधिकार मतलब पॉकेट वीटो और विशेष अधिकार की शक्ति का प्रयोग किसने किया था। यहाँ पर जो राष्ट्रपति है दोस्तों उसके पास है वो पॉकेट वीटो का अधिकार है वो रहता है ना। तो उनके से उस प्रकार का जो शक्ति उसको कब प्रयोग किया गया था, किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर एस.डी. शर्मा के द्वारा, वी.वी. गिरी और जी.एस. पाठक द्वारा, या फिर ज्ञानी जैल सिंह और डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के द्वारा, या फिर डॉक्टर वेंकट रमन और के.आर. नारायण है। तो किनके शासनकाल में दोस्तों इन्होंने जो पॉकेट वीटो है उनका उपयोग है इनके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ज्ञानी जैल सिंह और डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी है, इन दोनों के द्वारा है वो पॉकेट वीटो है उनका उपयोग किया था। कारण क्या था कि जो जैल सिंह है वो राजीव सरकार के जो पोस्टल अमेंडमेंट है ना, जो पोस्टल अमेंडमेंट है उनके लिए क्या क्या बिल पेश किया गया था, तो उसमें इन्होंने क्या है वो पॉकेट वीटो का है उसको अधिकार है उसको लगा दिया था। और साथ में जो डॉक्टर कलाम है ना, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, उनके द्वारा जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल है 2016 है, ऑफिस ऑफ पॉकेट बिल 2016, उसके संबंध में यहाँ पर जो वीटो है उनका अधिकार है वो लगा देते हैं। तो वीटो का मतलब है कि उस जो टॉपिक दिया गया जो बिल पेश किया गया उसको आगे बढ़ाया ही नहीं जाएगा, वहीं से उसका पूरा तरीका से खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो ये समझ आ गया होगा, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर 7वां नंबर का है, सही क्या है। क्षमा प्रदान करना एक अनुग्रह है, क्षमा प्रदान करने की मांग एक अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती,
क्षमा प्रदान करने की मांग एक अधिकार के रूप में की जा सकती है। क्षमा प्रदान करने का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। क्षमा प्रदान करने की शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति न्यायालय द्वारा दी गई सजा को निरस्त कर सकता है। तो यहाँ पर क्या चीज सही हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के संबंध में जो याचनाएं है तो उसमें क्या है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका है ना, यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति क्षमा प्रदान करने की जो शक्ति का प्रयोग करते हैं उनमें क्या है, न्यायालय द्वारा दिए गए जो सजा है उसको निरस्त कर सकता है ना। और ऐसा रहता है इसमें तो क्षमा प्रदान करना और उसका अनुग्रह है वो कर सकता है ना। तो ये चीज है, ये पहला वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका जो बी है, क्षमा प्रदान करने की मांग एक अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और आपका जो ऑप्शन डी है, क्षमा प्रदान करने का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। लेकिन आपका जो सी है और ई है वो बिल्कुल गलत है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8वां नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के विषय में क्या सही है। तो जैसे राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया तो उसके विषय में क्या सही है, यह एक प्रस्ताव के रूप में पुनः स्थापित किया जाना चाहिए। यह 14 दिन की पूर्व सूचना पर लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। यह लोकसभा के 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। यह दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। यह दोनों सदनों से निरपेक्ष बहुमत से पारित होना चाहिए और यह लोकसभा या राज्यसभा से में पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या चीज है वो दोस्तों वो सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ना, यहाँ पर कौन कौन सा है वो सही, महाभियोग में सही नहीं है, सही है तो उसको देखिए। तो आप इसमें देखिए तो पहला वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यह एक प्रस्ताव के रूप में पुनः स्थापित किया जाना चाहिए, है ना। उसके बाद आपका जो चौथा वाला लाइन है, यह दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से क्या है पारित होना चाहिए, तब ये लग सकता है। और आपका छठवां, यह लोकसभा या राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो ये जो पहला, चौथा और छठवां है ना, पहला, चौथा ये छठवां स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, और दूसरा, तीसरा और पांचवा ये गलत है। कारण क्या है कि जो राष्ट्रपति है उनके महाभियोग है वो दो आधारों पर होते हैं, एक तो सिद्ध कचादर के द्वारा और दूसरा होता है अक्षमता से लाया जाता है, जिसमें अगर राष्ट्रपति उसको 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना क्या होता है, आवश्यक होता है। यह महाभियोग जिस सदन में लगाया जाता है वह 1/4 सदस्य द्वारा क्या करता है, हस्ताक्षरित होना चाहिए। तो कितने, 1/4 व्यक्ति है, सदस्य है, उनके द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, है ना। और जांच सिद्ध हो जाने पर, जब जांच सिद्ध हो जाएगा तो 2/3 है बहुमत से क्या है पारित करने पर राष्ट्रपति के जो अपदस्थ कर दिया जाए, मतलब उसको हटा दिया जाएगा उनके पद की। तो ऐसा नियम रहता है, महाभियोग लगता है राष्ट्रपति के ऊपर तब। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन है वो समझ आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नाम बताना। यहाँ पर राष्ट्रपति का नाम बताना है, उनके शासनकाल में क्या चीज है, जिन्हें 1956 में आंध्र प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, जो 2 बार लोकसभा के स्पीकर रहे, जो 1 बार राष्ट्रपति के चुनाव जीत नहीं सके, जो दूसरी बार निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए, जिन्हें मोरारजी देसाई ने मंत्रिमंडल में मंत्री नियुक्त नहीं किया था। तो ये कौन है दोस्तों, कौन सा राष्ट्रपति है जिनके द्वारा ये क्या चीज है, तो वो हो जाएगा आपका जो यहाँ पर देखिए आर वेंकटरमन, NS रेड्डी, KR नारायणन और SD शर्मा, यहाँ पर ऑप्शन है वो दिए गए। तो ऐसे क्या है दोस्तों, तो जो आपका ऑप्शन बी है ना, NS रेड्डी, इनको क्या है, इनके द्वारा ये सभी चीज घटना है जो स्टेटमेंट दिया गया है वो बिल्कुल सही है। इनके द्वारा NS रेड्डी जी है 1956 में आंध्र प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था, जो 2 बार लोकसभा के स्पीकर रह भी चुके थे और 1 बार भी राष्ट्रपति के चुनाव नहीं जीत सके थे। फिर जैसे अगले बार जब फिर से हुआ तो दूसरी बार जब राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए गए तो उसमें निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, और जिन्हें मोरारजी देसाई ने क्या किया था, मंत्रिमंडल में मंत्री नियुक्त है वो नहीं किया था। तो आपका ऑप्शन भी है NS रेड्डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, संसद से पारित होने पर किस पदच्युति प्रस्ताव पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक होता है, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का स्पीकर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो इसमें करेक्ट है क्या है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका जो है ना, यहाँ पर जो चीज है वो हो जाएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर है आपका रुक गया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ना, तो उसमें आप इसको देख पाएंगे। ये प्रश्न है वो दिख रहा है,
यहाँ पर जैसे ही ऑप्शन है वो दिख रहा है, देख सकते हैं ये है। तो क्या है, संसद से पारित होने पर किसी पदच्युति प्रस्ताव पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक होता है। तो किन किन अवस्थाओं में यहाँ पर आवश्यक होता है, तो यहाँ पर देखिए आपका दी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है तो उनके पर पदच्युति प्रस्ताव है उसको राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अति आवश्यक होता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है उनके लिए आवश्यक होता है। और आपका जो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है तो तब पदच्युति है वो कर सकता है, लेकिन राज्यसभा का सभापति नहीं कर सकता, लोकसभा का स्पीकर है वो नहीं कर सकता है। तो आपको सी, डी और ई है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 11वां नंबर का। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति के संबोधन के विषय में इनमें से सही क्या है। वह संसद के किसी भी सदन को संबोधित कर सकता है। वह प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम सम्मेलन को संबोधित करेगा। लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सम्मेलन को संबोधित करेगा। और डी, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह लोकसभा के प्रथम सम्मेलन को संबोधित करेगा। तो इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका ए, बी, सी है, ये तीनों है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 12वां नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से क्या सही है। संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किए जाते हैं। संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। संविधान में प्रथम सदन को लोकसभा का नाम और द्वितीय सदन को राज्यसभा का नाम दिया गया है। अनुच्छेद 103 संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है और अनुच्छेद 103 निर्वाचन पूर्व की अयोग्यता से संबंधित है। तो यहाँ से क्या चीज है जो सही है दोस्तों, तो वो आ जाएगा आपका जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन 4 और 5 है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि अनुच्छेद 102 सांसद सदस्य की निरर्हता का क्या करता है, प्रावधान है वो करता है, और अनुच्छेद 103 सांसद सदस्यों की निरर्हता का निश्चय है वो करता है ना। तो ये चीज है, इसको अलग है। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है ना, सही उत्तर में आपका आ जाएगा जो दूसरे स्टेटमेंट है और आपका चौथा स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही है ना। संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विचार किए जा सकते हैं, और अनुच्छेद 103 संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में विधानसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य की गणना करने का सूत्र क्या है ना। तो यहाँ पर इसका जो सूत्र है दोस्तों वो हो जाएगा, ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। यहाँ पर राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों की कुल संख्या भागित 1000 है ना। आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 14वां नंबर के। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रपति पद की शर्तों के विषय में क्या सुमेलित नहीं है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह भारत का नागरिक हो, वह अन्य किसी लाभ के पद पर नहीं होगा, उसे विशेष अधिकार की पात्रता होगी, उसकी उपलब्धियों और भत्ते उसकी पद अवधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ पर जी इनकी योग्यता है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा और तीसरा क्या है, ये जो राष्ट्रपति के साथ उनके लिए योग्यता है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, भारत का नागरिक और वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है। ये क्या है, राष्ट्रपति की जो योग्यता है वो। और जो आपका चौथा पांचवा है ना, चौथा पांचवा है वो क्या है, इनकी सेवा और शर्तें, उसे विशेष अधिकार की क्या होती है, पात्रता होती है, उसकी उपलब्धियां और भले उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं। तो ये अलग अलग है। तो यहाँ पर जो आपका है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुमेलित नहीं है तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन 1 और 2 है। 1 और 2 है वो क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो या वह भारत का नागरिक हो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यह सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति किस विधेयक पर अनुशंसा मतलब रिकमेंड करता है। तो कौन सा विधेयक है दोस्तों, उसमें राष्ट्रपति वो विधेयक रिकमेंड करता है। सरकारी विधेयक पर, नए राज्य के निर्माण से संबंधित विधेयक पर, राज्यों की सीमा में परिवर्तन से संबंधित विधेयक, या राज्यों के नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक पर, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो आपका है, राष्ट्रपति सभी अनुशंसा कर सकते हैं कब, सरकारी विधेयक पर, नए राज्य के निर्माण से संबंधित विधेयक पर, और राज्यों की सीमा में परिवर्तन से संबंधित विधेयक पर ये क्या करते हैं, अनुशंसा है वो कर सकते हैं। लेकिन जो आपका डी है वो बिल्कुल
गलत हो जाएगा, ये नहीं आएगा। राज्यों के नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक पर ये अनुशंसा नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, देखिए यहाँ पर प्रश्न है, समझिएगा। मान लीजिए संसद ने एक शासकीय विधेयक पारित किया और राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा। राष्ट्रपति ने कुछ आपत्तियों सहित विधेयक संसद में वापस भेज दिए। संसद ने विधेयक पर पुनर्विचार कर दोबारा पारित कर दिया और राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा। राष्ट्रपति ने विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किया और पद से त्याग पत्र दे दिया, तो क्या होगा? तो ऐसा है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या चीज आ जाएगा, विधेयक कानून बन जाएगा। विधेयक कानून के रूप में लागू नहीं हो सकते, विधेयक कानून के रूप में लागू हो गया, फिर उपराष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे अगर राष्ट्रपति है वो क्या है, त्याग पत्र दे देता, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, विधेयक कानून के रूप में लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से वो जब तक अगर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा किसी भी विधेयक पर, तो वह कानून के रूप में अस्तित्व में, कानून बनकर अस्तित्व में नहीं आ सकता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 17वां नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है? सरकारी विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, एक सरकारी विधेयक है उसमें ये क्या करते हैं, इनकार कर सकते हैं, और वित्त विधेयक है उसमें इनकार कर देते हैं, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से इनकार कर दे। लेकिन अगर संविधान संशोधन है तो उसमें हस्ताक्षर करेगा, धन विधेयक है तो उसमें हस्ताक्षर करेगा। 2018 में सीजी व्यापम के द्वारा इस प्रश्न को पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यता में क्या सुमेलित नहीं है? वह भारत का नागरिक है, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर ली है, वह किसी लाभ के पद पर नहीं है, और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अरहित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है उसमें यहाँ पर वह किसी लाभ के पद पर नहीं है, तो ये चीज है वो गलत हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 19वां नंबर का। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में नामांकन पत्र होना चाहिए। 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा समर्थित, संसद के 50 निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रस्तावित और विधानसभा के 50 निर्वाचित सदस्यों द्वारा समर्थित, विधानसभा के 50 निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रस्तावित और संसद के 50 निर्वाचित सदस्यों द्वारा समर्थित, संसद के 50 निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रस्तावित और संसद के 50 निर्वाचित सदस्यों द्वारा समर्थित। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन में नामांकन पत्र होना चाहिए, तो उसके लिए क्या चीज हो जाएगा दोस्तों? तो आपको ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 50% मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा समर्थित होना चाहिए, तब नामांकन पत्र है वो निर्वाचन में आएगा ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है? मंत्री परिषद की नियुक्ति, विधेयक की आपत्तियों को सहित वापस भेजना, विवेक को रोक कर रखना, क्षमा प्रदान करना, संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, संसद को संदेश भेजना और न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो करना। तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति का जो स्वविवेक क्षमता है दोस्तों वो क्या है? तो यहाँ पर देखिए जो स्वविवेकी क्षमता है ना, वो हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर जो स्वविवेकी क्षमता है वो हो जाएगा विधेयक की आपत्तियों सहित वापस भेजना, ये उनके पास है, राष्ट्रपति के पास है वो शक्ति होती है। उसके बाद है आपका विधेयक को रोक कर रखने की क्षमता है वो राष्ट्रपति के पास रहता है, और यह संसद को संदेश भेजने की शक्ति है वो राष्ट्रपति की जो स्वविवेकी शक्ति है वो है, बाकी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 21वां नंबर का। यहाँ पर देखिए 21वां नंबर का प्रश्न बोलते हैं, भारतीय संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ या प्रतिज्ञा कौन करता है? तो भारतीय संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ या प्रतिज्ञा कौन करता है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये है बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। शब्दों का अर्थ है परिरक्षण, मतलब दूसरे को संविधान का उल्लंघन नहीं करने देना होता है ना। तो यहाँ पर परिरक्षण का मतलब क्या था? दूसरे को संविधान का है उसको उल्लंघन नहीं करने देना। संरक्षण का मतलब है कि संविधान का प्रयोग सही ढंग से हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत होती है, मतलब प्रोटेक्ट होती है। और अगला होता है डिफेंड करने की या फिर प्रतिरक्षण करने की। तो यहाँ पर वह स्वयं संविधान का उल्लंघन नहीं करेगा, अगर राष्ट्रपति है तो वो भी संविधान का उल्लंघन नहीं करेगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यता क्या नहीं है?
उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी अन्य लाभ के पद पर न हो, वह लोकसभा के निर्वाचन के लिए अर्ह हो। तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति की योग्यता नहीं है उसमें आ जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन से बिल्कुल समझे, वह किसी अन्य लाभ के पद पर न हो, ये इनकी योग्यता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के विधेयक गतिरोध पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो सरकारी विधेयक है उसके लिए क्या करेगा, राष्ट्रपति संसद में संयुक्त अधिवेशन है वो बुलाता है, क्योंकि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है ना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 108, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को सरकारी विधेयकों पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने का क्या होता है, अधिकार प्रदान किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, या फिर संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो यहाँ पर महान्यायवादी उनको कैसे नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा है वो नियुक्त किया जाता है। कारण क्या है कि अनुच्छेद 76 है ना, संविधान का अनुच्छेद 76 1 है। इसके आधार पर भारत का जो राष्ट्रपति है भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी है ना, जो एजी सर्वोच्च विधि अधिकारी तो है एजी, ऑडिटर जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है और भारत का सरकार का वकील होता है ना। तो इसको समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए, तो भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई। तो कौन कौन से राष्ट्रपति दोस्तों जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति रहते हुए है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्णन, फरुद्दीन अली मोहम्मद, या फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कौन से राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु हुए थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और आपका फरुद्दीन अली अहमद है, ये राष्ट्रपति रहते हुए उनके कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उपराष्ट्रपतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर सुमेलित के राष्ट्रपति है और उस समय में उनके जो समय में उपराष्ट्रपति थे उनको आपको यहाँ पर है वो सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या चीज है, तो देखिए एस संजीवन रेड्डी है ना, एस संजीवन रेड्डी उनके समय में उपराष्ट्रपति थे, एम हिदायतुल्ला उपराष्ट्रपति थे, आर वेंकट रमन है उसमें शंकर दयाल वर्मा थे, जैल सिंह है उनके लिए आर वेंकट रमन, और के एन नारायण है उसके लिए कृष्ण कांत थे उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पद पर ये थे और उपराष्ट्रपति में ये लोग थे, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 27वां नंबर का। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति किसे अपने पद से हटा नहीं सकते? तो किसको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया नहीं जा सकता? मंत्रिपरिषद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, एक राज्य का राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, संघीय क्षेत्र के प्रशासक, या भारत का महान्यायवादी। तो यहाँ पर किन किन को हटा नहीं सकते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए, जो आपका जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया नहीं जा सकते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त है उनको भी नहीं हटाया जा सकता है, और आपका जो ये है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है इनको नहीं हटा सकते, बाकी है उनको हटा सकता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 28वां नंबर का, इनमें से किसको छोड़कर बाकी को राष्ट्रपति चुना जाता है? राज्यों का राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर है वो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो उपराष्ट्रपति है उनको राष्ट्रपति चुना नहीं जाता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा जो उपराष्ट्रपति है उनका चुनाव किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित नहीं होता है? उपराष्ट्रपति, स्पीकर, राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। स्पीकर है उनका क्या है, एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा निर्वाचन नहीं होता है। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, जो 30वां नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, तो भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में एक मतदाता का मत अवैध हो जाएगा यदि, तो कौन सा अवस्था है दोस्तों जिसमें जो मतदाता है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो वहां पर मतदाता का जो मत है वो अवैध हो जाएगा। तो वह चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को वोट देता है, वह एक अभ्यर्थी को वोट देता है और शेष को खाली छोड़ देता है, वह एक
एक से अधिक अभ्यर्थी को समान वरीयता क्रमांक देता है, वह अपने सभी वोट एक अभ्यर्थी को देता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो चारों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। कारण क्या है कि यहाँ पर जो आपका राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें अगर मत देना होगा तो आपको प्रेफरेंस डालते हुए 1 2 3 4 ऐसे करके आपको क्रम में राष्ट्रपतियों के जो नाम है उनको चुनना होता है, ना कि उनको वोट देना होता है ना। तो यहाँ पर आपको जो प्रेफरेंस है वो आपको प्रायोरिटी है उसको पहले देना है। किसको आप पहले नंबर में राष्ट्रपति देखना चाहते हैं, किसको दूसरे नंबर पे देखना चाहते हैं, किनको तीसरे नंबर पे या फिर चौथे नंबर। तो जितने भी राष्ट्रपति के पद के लिए नाम आएंगे, नामांकन के, उसको आपको पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके देना होता है। तो इस प्रकार से ये जो चारों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं उसको भी बताइए। वीडियो पसंद आएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।